हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है हमारी क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम हमारी क्लास 7th के सोशल साइंस यानी एसएसटी सामाजिक विज्ञान की एक वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके हिस्ट्री के, सिविक्स के और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, जो वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आप अगर लिखेंगे क्लास 7th, आप अगर यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे क्लास 7th सोशल साइंस सिविक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन हिंदी एंड बाद में आप लिखें बाय रिमीज एडू वर्ल्ड। आपको हमारे चैनल की जो पूरी प्लेलिस्ट है दिख जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही। इसमें मैंने आपको सिविक्स के सभी क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। ये चैप्टर 1 समानता, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, सरकार कैसे काम करती है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, औरतों ने बदली दुनिया, संचार माध्यमों को समझिए, हमारे आसपास के बाजार और बाजार में एक कमीज। ये हमारी क्लास 7th की सिविक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। आप चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो बाकी की आपकी बुक है लाइक हिस्ट्री वगैरह, उसकी वीडियोज़ जो हैं कुछ चैप्टर की डली हैं, जिन जिन चैप्टर की नहीं डली वो उनकी भी जल्दी चैनल पर वीडियो आएगी। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वन शॉट वीडियो के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपके इसमें क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं। मैप वर्क की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं चैनल पर अलग से जल्दी ही लाऊंगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 हमारा रहने वाला है, मनसबदारी प्रथा क्या थी? ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको दिखने वाले हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हैं या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जो डीओई ने आपका एनुअल एग्जामिनेशन का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमारा चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। जिन जिन ने नहीं देखा जाकर जल्दी से देखिए, वो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो है मनसबदारी प्रथा क्या थी? आपको बताने की जो मनसबदारी प्रथा थी उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। यह मुगल प्रशासन की व्यवस्था थी जिसमें अधिकारियों को मनसब या पद दिया जाता था। यानी कि जो ये मनसबदारी प्रथा थी, ये मुगल प्रशासन की एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत अधिकारियों को, यानी जो अधिकारी होते थे वहाँ पर काम करते थे, उनको मनसब यानी कि पद दिया जाता था, वहाँ पर कार्य करने की एक उपाधि दी जाती थी उनको, ठीक है। इससे उनकी तनख्वाह, दर्जा और सैनिक जिम्मेदारियां तय होती थी। यानी जो पद उनको, जो मनसब दिया जाता था, उसको देखते हुए ही उनकी तनख्वाह दर्ज की जाती थी और उनका दर्जा क्या था वो तय किया जाता था और उनकी सैनिक जिम्मेदारियां तय की जाती थी, ठीक है। ये एक मुगल प्रशासन की व्यवस्था थी जिसमें अधिकारियों को उनका मनसब यानी कि पद जो है दिया जाता था, जिसके द्वारा उनकी तनख्वाह, उनका दर्जा और उनकी सैनिक जिम्मेदारियां तय करी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा क्या थी? अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे, ठीक है। इक्ता प्रथा क्या थी ये बताना है आपको। दिल्ली सल्तनत में अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि से कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था, जिसे इक्ता प्रथा कहा जाता था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत थी हमारी, उसके अंतर्गत जो अधिकारी थे उनको वेतन यानी उनकी सैलरी के बदले उन्हें भूमि से कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। यानी उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था जो भूमि है उनसे, जिन जिन की भूमि है उनके पास आप जाइए और वहाँ से कर वसूल कर लाइए, वही आपकी वेतन होगा, ठीक है। इसको कहते हैं इक्ता प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख संदेश लिखिए। यानी जो भक्ति आंदोलन था उसका एक प्रमुख संदेश लिखना है आपको। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की सच्ची भक्ति और जाति भेदभाव के विरोध का संदेश दिया। यानी जो भक्ति आंदोलन था उसने ईश्वर की सच्ची भक्ति का और जो जाति भेद के जो विरोध थे उसके प्रति संदेश दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्या होता है? आपको बताने की ज्वालामुखी क्या होता है। पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस और राख का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर से
राख का बाहर निकलना, जो बहुत सारी गैसें पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं उनका बाहर निकलना, और लावा का बाहर निकलना। ठीक है, लावा, गैस और राख का पृथ्वी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? हमारा ज्वालामुखी। ठीक है, सो पृथ्वी के अंदर से 3 चीज़ें, लावा, गैस और राख का बाहर निकलना हमारा क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? यानी प्राकृतिक वनस्पति जो है किसे कहा जाता है? सो बिना मनुष्य की सहायता से अपने आप उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब देखिए, प्राकृतिक यानी कि नेचुरली किसी चीज का ग्रो होना, प्रकृति मतलब जो नेचर से कनेक्टेड है। सो प्राकृतिक वनस्पति यानी जो चीजें नेचुरली अपने आप ग्रो होती हैं, उसमें जैसे कि मान लीजिए अब ये कोई खेत है, इसमें किसी किसान द्वारा बीज बोए जा रहे हैं, सिंचाई करी जा रही है, और भी बहुत सारे काम इस जमीन पर किए जा रहे हैं कि ये फसल जो है उग जाए। सो ये तो किसी मानव के द्वारा किया जा रहा है, पर प्राकृतिक वनस्पति वह होती है जो बिना किसी मनुष्य की सहायता से अपने आप उगने वाले पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। अब आप देखते होंगे, आप रोड के साइड से जाते हैं, आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए दिखते हैं। सो वो सब क्या है? वो प्राकृतिक वनस्पति हैं। अब गली मोहल्ले की या फिर सड़कों के साइड में जा जाकर कोई मानव तो उनको नहीं उगाएगा। सो वो जो है वो प्रकृति की अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। सो बिना किसी मनुष्य की सहायता से अपने आप उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता का अर्थ क्या है? ये आपका सिविक्स का जो चैप्टर 1 है उसमें मैंने ये सभी क्वेश्चंस डिटेल में समझाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार जाकर उन सभी क्वेश्चंस की वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, समानता का अर्थ क्या है? यानी इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं? तो सभी लोगों को बिना भेदभाव समान अधिकार और अवसर मिलना समानता कहलाता है। यानी जितने भी देश के अंतर्गत नागरिक आते हैं, लोग रहते हैं जो देश के अंदर, उन सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलना ही समानता कहलाता है। ठीक है, जिसमें सभी लोगों को ऐसा महसूस हो कि वह एक दूसरे से अलग नहीं है, वह समान है। सो बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिलना समानता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीडिया क्या है? सो आपको बताना है, ये आपका जो जनसंचार और माध्यम था उसमें भी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ये भी क्वेश्चंस था। तो मीडिया क्या है? समाचार और जानकारी पहुंचाने वाले साधन जैसे कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट मीडिया कहलाता है। यानी मीडिया के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि समाचार और जानकारी जो एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट, इन्हें मीडिया कहते हैं। ठीक है, विधायक यानी एमएलए का एक कार्य लिखना है आपको। सो जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाना, यानी जो जनता है उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सुनकर लोगों से उनको विधानसभा तक ले जाना और वहां पर जाकर उस समस्या को रखना। यानी जनता की जो समस्या है वो छोटे स्तर से बड़े स्तर पर लेकर जाना ताकि उनको न्याय मिल सके। तो जनता की समस्याएं जो है विधानसभा में उठाना, ये एक विधायक का कार्य है। और भी विधायक के बहुत सारे कार्य हैं, पर यहाँ पर आपसे एक पूछा है तो आप एक ही लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मरुस्थल में जीवन कठिन क्यों होता है? जो मरुस्थल होते हैं हमारे, उसमें जीवन कठिन क्यों होता है? सो वहाँ पर हमारे कम वर्षा होती है, वहाँ पर पानी नहीं होता, कम वर्षा होती है और पानी की कमी होती है वहाँ पर, और अत्यधिक तापमान के कारण जो है मरुस्थल में जीवन जो है हमारा कठिन होता है। कम वर्षा के कारण, पानी की कमी के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण मरुस्थल में जीवन जीना मनुष्यों के लिए कठिन होता है। इवन जानवरों के लिए भी कठिन होता है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए भी मरुस्थलों में जीवन जीना कठिन है। अब कोई व्यक्ति कहीं पर रह रहा है, वहाँ पर उसको पानी ही नहीं मिल रहा, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा, सो वैसा जीवन बेकार है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं रह सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। जो अकबर थे उनकी धार्मिक नीति कौन सी थी, उसका वर्णन करना है। सो देखते हैं अपना आंसर। अकबर की धार्मिक नीति सहगुणता पर आधारित थी। उसने सभी धर्मों को सम्मान किया, जर्जिया कर समाप्त किया, विभिन्न धर्मों के विद्वानों को इबादत खाना में चर्चा के लिए बुलाया। उसने सुहेल ए कुल यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाई। इस नीति से साम्राज्य में एकता और शांति बनी रही। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा कि जो अकबर था उनकी धार्मिक यानी धर्म से जुड़ी हुई नीति कौन सी थी, वो बतानी है आपको। तो जो अकबर थे उन्होंने धार्मिक नीति जो थी वो काफ़ी सहगुणता, जो उनकी धार्मिक नीति थी वो काफ़ी सहगुणता पर आधारित थी। ठीक है, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। ऐसा नहीं कि जो अकबर थे वो मुगल साम्राज्य यानी कि मुस्लिम धर्म के थे तो वो सिर्फ मुस्लिम धर्म का ही सम्मान करेंगे,
बल्कि ऐसा नहीं था, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म थे सबका सम्मान किया। जॉर्जिया कर समाप्त किया, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में डिटेल से, ठीक है। सो उन्होंने जॉर्जिया कर जो था वो समाप्त किया। विभिन्न धर्मों के विद्वानों को इबादत खाना में चर्चा के लिए बुलाया। सो उन्होंने जो विभिन्न धर्म के जो हमारे विद्वान थे उन सबको इबादत खाना में चर्चा के लिए बुलाया। ऐसा नहीं था कि केवल एक ही धर्म की सुनी जाए, उन्होंने सभी धर्मों के जो विद्वान थे उनको चर्चा के लिए बुलाया, ठीक है। उसने सुहेल एक कुल यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाई। सो उन्होंने क्या करा, सुहेल एक कुल एक शांति की नीति थी जो सबके साथ अपनाई। सो इस नीति से साम्राज्य में एकता और शांति बनी रही। सो उन्होंने जो ये सुहेल एक कुल की नीति अपनाई, इस नीति से जो है पूरे साम्राज्य में शांति बनी रही, ठीक है, शांति और एकता बनी रही। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धार्मिक नीति के तहत जो अकबर थे उन्होंने कौन सी शांति के लिए कौन सी नीति अपनाई। सो आपको याद रखना होगा, सुहेल एक कुल नामक नीति उन्होंने अपनाई जिससे साम्राज्य में एकता और शांति बनी रही, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भक्ति आंदोलन थे और जो सूफी आंदोलन थे उनकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। सो भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। जो हमारे भक्ति आंदोलन थे उन्होंने ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। जाति प्रथा और आडंबरों का विरोध किया। जो भक्ति आंदोलन थे उन्होंने जाति प्रथा का और आडंबरों का विरोध किया जो कि ईश्वर के खिलाफ होते थे। संत कबीर, तुलसीदास और मीराबाई इनके प्रमुख संत थे, ठीक है। सो ये 3 संत थे, कौन कौन, संत कबीर, तुलसीदास और मीराबाई इसके प्रमुख संत थे। अब बात करते हैं सूफी आंदोलन की। सो सूफी आंदोलन इस्लाम की रहस्यवादी धारा थी। जो सूफी आंदोलन थे वो इस्लाम धर्म की एक रहस्यवादी धारा थी। सूफी संत प्रेम, भाईचारा और मानवता का संदेश देते थे। जो सूफी संत होते थे वो किस तरीके के संदेश देते थे, सूफी संत प्रेम के, भाईचारे के और मानवता के संदेश दिया करते थे। वह खानकाहों में रहते थे और लोगों को ईश्वर से सच्चा प्रेम करने की शिक्षा देते थे। जो हमारे सूफी आंदोलन के भक्त होते थे वह खानकाहों में रहते थे और लोगों को ईश्वर से सच्चा प्रेम करने के लिए शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। दोनों आंदोलनों में समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। यानी जो भक्ति आंदोलन थे और जो सूफी आंदोलन थे, इन दोनों आंदोलनों ने समाज में समानता को और भाईचारे को बढ़ावा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। आखिरकार जो मुगल साम्राज्य था उसने इतने टाइम तक शासन किया, इतने टाइम तक उनका शासन रहा, सो उसका पतन कैसे हुआ, वो जो मुगल साम्राज्य था वो आखिरकार खत्म कैसे हुआ, सो उसके क्या कारण थे आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे, औरंगजेब के बाद कमजोर शासक है। यानी जो औरंगजेब थे वो मुगल साम्राज्य के एक बहुत ही ताकतवर शासक माने जाते थे। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के एक मुख्य कारण माना जाता है कि जो औरंगजेब की जब जो उनका शासन था वो समाप्त हो गया तो उनके बाद कमजोर शासक आए, ठीक है। साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था जिसे संभालना कठिन था। यानी कि जो साम्राज्य था वो अत्यधिक फैल चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था, जिसको संभालना किसी के लिए भी कठिन माना जा रहा था। प्रांतों में विद्रोह बढ़ने लगे। जितने भी प्रांत थे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उनके आपस में विद्रोह बढ़ने लगे। मराठाओं, जाटों और सिखों ने सत्ता को चुनौती दी। यानी जो मराठ साम्राज्य थे और हमारे सिख साम्राज्य थे और जो जाट साम्राज्य थे उन्होंने इनकी सत्ता को चुनौती दी, ठीक है। धार्मिक स्थिति भी उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। इन कारणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। सो ये कारण थे जिनकी वजह से हमारा मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कारण था कि औरंगजेब के बाद काफ़ी कमजोर शासक आए, ठीक है। दूसरा था हमारा कि साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था जिसे संभालना कठिन था, ठीक है। थर्ड हमारा है कि प्रांतों की जो विद्रोह थे वो बढ़ने लगे आपस में। मराठाओं, सिख, जाटों द्वारा ही जो है सत्ता को चुनौतियां दी जाने लगी इनकी और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। तो इन्हीं कारणों से जो है मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी संरचना किस तरीके से आपको बताना है। सो पृथ्वी 3 परतों से बनी है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वो 3 लेयर यानी 3 परतों से बनी है, जिसमें सबसे ऊपर जो भूपर्पटी क्रस्ट है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर भूपर्पटी है जहाँ हम रहते हैं, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। इसके नीचे मेंटल है जो बहुत मोटी परत है। सबसे अंदर कोर है जो बहुत गर्म और भारी धातु से बनी हुई है।
कोर दो भागों में होता है, बाहरी कोर और भीतरी कोर। यानी जो पृथ्वी है यहाँ पे बताया गया बेसिकली 3 भागों में बटी हुई है। सबसे ऊपरी भूपर्पटी क्रस्ट है जिसमें हम रहते हैं, उसके बाद नीचे एक मेंटल है जो बहुत मोटी परत होती है, जिसके अंदर कोर होता है जो बहुत गर्म होती है और भारी धातु की होती है, ठीक है। और कोर जो है वो 2 भागों में होता है, पहला बाहरी कोर और दूसरा भीतरी कोर, ठीक है। इसका डायग्राम आपकी बुक्स में बना होगा, सो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि वायुमंडल की परतों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। वायुमंडल 5 परतों से बना है। पहला शोभ मंडल, ये वाला क्वेश्चन आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी था, सो आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला है वायुमंडल जो है हमारा 5 परतों से बना हुआ है। उसमें सबसे पहला है हमारा शोभ मंडल, यानी मौसम की घटनाएं यहीं पर होती हैं। जो मौसम होता है यानी वर्षा हो रही है, गर्मी हो रही है, सो वो सभी घटनाएं यहीं पर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल, ओजोन परत यहाँ पाई जाती है। सो ओजोन परत हमारी पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। थर्ड है हमारा मध्य मंडल, यहाँ तापमान कम हो जाता है। जो मध्य मंडल है वहाँ पर तापमान कम हो जाता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, यानी तापमान ठीक ठीक रहता है, कम हो जाता है। फोर्थ है हमारा आयन मंडल, जो रेडियो तरंगे होती हैं वो यहाँ पर ही परिवर्तित होती हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारा वही मंडल, सबसे ऊपरी परत जिसे कहा जाता है। सो ये थी हमारी वायुमंडल की 5 परतें, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार स्वास्थ्य सेवाएं कैसे उपलब्ध कराती है। जो हमारी सरकार है वो गरीबों को या फिर जो भी देश के नागरिक हैं उनको किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, ये बताना है आपको। सो सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और बड़े चिकित्सक संस्थान चलाती है। जो हमारी सरकार है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाती है, सरकारी अस्पताल चलाती है और बड़े चिकित्सा संस्थालय जो है वो चलाती है। टीकाकरण कार्यक्रम, मुफ्त दवाइयाँ और स्वास्थ्य योजनाएं चलाकर गरीब लोगों की मदद करती है। जो सरकार है वो काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स चलाती है, जैसे टीकाकरण कार्यक्रम हो गया या, ठीक है, और मुफ्त दवाइयाँ देना लोगों को, और स्वास्थ्य योजनाएं चलाकर गरीब लोगों को जो है वो मदद करती है, ठीक है। स्वच्छ पानी और सफाई की व्यवस्था भी जो है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का ही एक हिस्सा माना जाता है। यदि स्वच्छ पानी नहीं पिएंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, आपके आसपास सफाई नहीं रहेगी, तब भी आप बीमार होंगे। इसलिए स्वच्छ पानी देना और सफाई की व्यवस्था करना भी स्वास्थ्य सेवाओं का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं आपके स्वास्थ्य सेवाओं वाले जो आपके एग्जाम में वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रामीण और शहरी बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण यानी कि गाँव, और शहरी बस्तियाँ जो शहर में होती है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। ग्रामीण बस्तियां गांव में होती हैं जहां लोग मुख्य खेती और पशुपालन करते हैं। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, ग्रामीण यानी कि गांव, तो जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो गांव में होती हैं जहां पर लोग मुख्य खेती और पशुपालन ही करते हैं। मतलब उनकी आय चलाने का मुख्य जो कार्य है वो यही होता है, एक तो खेती और पशुपालन, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या कम होती है शहरों की तुलना में देखा जाए तो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है आय के कुछ ज़्यादा साधन नहीं है कमाने के। यहाँ पर जो लोगों का सिर्फ आय कमाने का साधन माना जाता है खेती और पशुपालन ही माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जनसंख्या कम होती है, ठीक है। शहरी बस्तियाँ शहरों में होती हैं जहाँ उद्योग, व्यापार और सेवाएं मुख्य कार्य होती हैं। जो शहरी बस्तियाँ होती हैं वो हमारे शहर में होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर उद्योग, व्यापार और सेवाएं जो है मुख्य कार्य होते हैं जहाँ जनसंख्या अधिक और सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। सो इसलिए वहाँ पर देखा जाए सो ग्रामीण बस्तियों में रोजगार के लिए बहुत कम अवसर हैं, वहाँ पर पैसा कमाने के भी बहुत कम अवसर है। और शहरी बस्तियों में जो है यहाँ पर आपको उद्योग धंधे देखने को मिलेंगे, व्यापार देखने को मिलेंगे और सेवाएं जो है उनके मुख्य कार्य देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है और सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, बिकॉज रोजगार के अवसर पाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ग्रामीण और शहरी बस्तियों में अंतर। अगर आप इनके केवल टर्म्स ही समझ लें, टर्म को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे, ग्रामीण अच्छा जो गांव से रिलेटेड होता है और शहरी जो शहर से रिलेटेड होता है, तब भी आप इनसे रिलेटेड आंसर इजीली पेपर में लिख सकेंगे। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि चीज़ों को समझकर लिखेंगे सो आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगी। और अगर आप किसी चीज़ को रट्टाफिकेशन करके याद करके लिखना चाहेंगे तो ना वो आपको समझ आएंगी कभी भी, और ना ही आप उनको पेपर में लिख पाएंगे। इसलिए चीज़ों को रटने से अच्छा है कि आप उनको समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका समझाइए।
लोकतंत्र जो है हमारा, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, उसमें मीडिया की भूमिका क्या है ये बताना है। ये भी आपका जो क्वेश्चन था, आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था, ठीक है। सो मीडिया सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है। जो हमारी मीडिया है वो सरकार के बीच में और जनता के बीच में सेतु का काम करती है। ये सरकारी नीतियों की जानकारी देती है, गलत कार्यों को उजागर करता है मीडिया, और जनता की समस्याएं सामने लाता है। इस प्रकार मीडिया लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यानी जो मीडिया है, ऐसा माना जाता है कि सरकार के बीच में और जनता के बीच में एक सेतु का काम करती है। ये सरकारी नीतियों की जो है जानकारी देती है जनता को, और जो गलत कार्य होते हैं उनको उजागर करती है, और जो जनता की समस्याएं होती हैं उनको सामने लाती है सरकार के, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मीडिया लोकतंत्र में को मजबूत बनाती है। जो लोगों की बातें जो हैं यानी कि बड़े स्तर तक ले जाती है। सो इसी तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। सो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज की विशेषताएं बताइए या लिखिए। सो जनजातीय समाज जंगलों या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। जो हमारे जनजातीय समाज होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति, परंपराएं होती हैं। यानी जो जनजातीय समाज होते हैं इनकी एक अपनी अलग भाषा, इनकी अपनी एक अलग संस्कृति और अपनी ही एक अलग परंपरा होती है, ठीक है। ये लोग शिकार, संग्रह या झूम खेती करते हैं। प्रकृति के साथ इनका गहरा संबंध होता है। यानी ये जो लोग होते हैं इनका खाने का साधन होता है केवल जंगलों में शिकार, जो मिला उसका शिकार किया और खा लिया, ठीक है। और कुछ चीज़ें इकट्ठी करके रखना, उनको खा लिया। और झूम खेती यानी घूम घूम कर वह खेती करते थे। उनका कोई एक मतलब इनका जो जनजातीय समाज होते हैं इनका रहने का कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता कि वो एक फिक्स प्लेस पर ही अपनी खेती कर सकें। वो उनकी जो रहने की जगह होती हैं वो मौसम के अनुसार या जो भी उनकी स्थिति होती है उनके अनुसार बदलती रहती है, इसलिए वो झूम खेती करते हैं, ठीक है। प्रकृति के साथ इनका गहरा संबंध होता है, बिकॉज ये रहते ही जंगलों में हैं, बाहर ही रहते हैं, तो इसी कारण इनका प्रकृति के साथ गहरा संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के महत्व का वर्णन कीजिए। जल, आप सभी जानते हैं जल हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो अब आपको उसका महत्व बताना है कि जल का आपके जीवन में आखिरकार क्या महत्व है, ठीक है। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पीना, खाना बनाना, खेती, उद्योग और स्वच्छता के लिए जल जरूरी है, ठीक है। खाना बनाना है तो उसमें आपको जल की आवश्यकता है, पानी पीना है उसमें जल की आवश्यकता है, खेती करनी है, सिंचाई करनी है उसमें आपको जल की आवश्यकता है, कोई उद्योग लगाना है उसमें आपको जल की आवश्यकता है, एवं स्वच्छता यानी साफ सफाई करने के लिए भी आपको जल की आवश्यकता है, ठीक है। सो पृथ्वी पर जीवन जल के बिना संभव नहीं है, इसलिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है वो जल के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसलिए जल का संरक्षण यानी जल को इकट्ठा करना, जल का अच्छे से प्रयोग करना, जल को बचा कर रखना अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सो ये थे कुछ जल के महत्व, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जो है शेयर करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।